तो इस डिबेट की शुरुआत कासिम साहब मैं आपसे ही करूंगा, और शुरुआत इसलिए आपसे करना चाहूंगा क्योंकि बिहार में भी इसकी चर्चा बहुत तेज है। बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग अकेले चुनावी मैदान में आने को आतुर हैं, और खास तौर पर सीमांचल में, मिथिलांचल में, दक्षिण बिहार में, जहां मुसलमानों की पकड़ अच्छी है, जो निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं, वहां पर ये अपने उम्मीदवार खड़े करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में क्या ये अकेले चुनाव लड़ेंगे या बहन मायावती के साथ आ सकते हैं, क्योंकि मायावती अभी मना तो कर रही हैं कि वो अकेली चुनाव लड़ेंगी, वो किसी के साथ नहीं आएंगी, लेकिन ऐन वक्त पर क्या मायावती कोई ऐसा कार्ड खेल सकती है जिस ओर इशारा इनके प्रवक्ता कुछ दिन पहले कर चुके? पंकज जी, बहुत शुक्रिया आप जो है आपकी मोहब्बत का। देखिए, मेरे पास जो जानकारी है, आज से करीब 15 दिन पहले ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर से ओवैसी के एक मीडिएटर ने उनकी बात कराई, लेकिन वो बात वहीं कोऑर्डिनेटर तक रह गई, मायावती तक वो बात नहीं गई। ये गठबंधन हो सकता था कि ओवैसी और मायावती का गठबंधन हो जाए, लेकिन इस गठबंधन में जो पेच है या उस गठबंधन में जो आप नहीं होने में आसानी पैदा करती है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को जो मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट मिल गए, उसके बाद मायावती को ओवैसी की शायद जरूरत नहीं है। आप देखिए, सहारनपुर में उनके पास माजिद कैंडिडेट मिले, उनके पास मेरठ में उनके पास मुस्लिम हो गया, उनको मुरादाबाद में सैफी मिल गए, उनको अमरोहा में डॉक्टर मुजाहिद मिल गए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको मुस्लिम ठीक ठाक कैंडिडेट मिल गए हैं, और ऐसी स्थिति में जब उम्मीदवार अच्छे मिल गए, लोकल मिल गए, पश्चिम के कद्दावर मिल गए, चुनाव लड़ने में जो सक्षम लोग हैं, जो चुनाव की जो जरूरतें होती है उसको पूरा करने वाले मिल गए, तो ऐसे में अब ओवैसी की जरूरत नहीं। इसी तरह से पूरब में भी, बीच के हिस्से में आप देख ले, पीलीभीत में उनको हाजी सॉरी रियाज मिल गए, रियाज फूल बाबू, जो 2 बार 3 बार सरकार में बसपा मंत्री रहे हैं और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, मेनका के खिलाफ भी, वरुण गांधी के खिलाफ भी। उसी तरह से कन्नौज में डिम्पल के खिलाफ, सॉरी कन्नौज में कैंडिडेट मिल गया उनको, वो मुस्लिम कैंडिडेट वहां भी उनको अच्छा मिल गया। उनके पास घोसी में जो है एक अच्छा मुस्लिम कैंडिडेट उनको मिल गया है, उनको भदोही में बहुत अच्छा कैंडिडेट मिल गया है। तो ऐसे में मुस्लिम कैंडिडेट जब उनको मिल गए तो उनको ओवैसी की जरूरत नहीं रही। जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन मायावती को अगर ओवैसी के साथ जाना होता तो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा, एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी तेलंगाना की, केसीआर की तस्वीर तेलंगाना प्रदेश के बसपा के अध्यक्ष के साथ। लेकिन मेरे पास जो खबर है वो ये है कि उसको लेके मायावती नाराज भी हुई थी, उन्होंने उनको टाइट भी किया था कि ये आप गठबंधन की बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गठबंधन के फैसले मायावती खुद लेती हैं और उसका अनाउंसमेंट घोषणा वहां का जो कोऑर्डिनेटर स्टेट का होता है वो करता है। तो केसीआर के साथ नहीं गई तो केसीआर ओवैसी का साथ है, अगर होता तो ये एक रास्ता बनता, वहां केसीआर हो जाते, यूपी में ओवैसी हो जाते। लेकिन मुझे लगता है कि मायावती अकेले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी। ये अलग बात है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, अंतिम समय में कोई गणित बदल जाए, कोई कारण दूसरा हो जाए, लेकिन फिल वक्त उनको जिस तरह से उम्मीदवार पश्चिम से लेकर पूरब तक मिले हैं, शर्तों पे मिले हैं, ऐसे में मायावती किसी गठबंधन के साथ जाएंगी, इसमें अब कोई उम्मीद मुझे अब दिखाई नहीं देती है पंकज। अब कोई उम्मीद आपको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर मायावती, आपने कहा, एक बहुत बड़ी बात आपने कही, मायावती को मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार वेस्टर्न यूपी में मिल गए, इसलिए मायावती को लग रहा है कि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है, जबकि ओवैसी की पार्टी की तरफ से बार बार इशारा किया जा रहा है कि गठबंधन होगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्क्लेव था, उसमें जब ओवैसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा गठबंधन होगा, अभी हम हर बात यहां पर नहीं बता सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में होगा। जब अखिलेश यादव का नाम लेकर के पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अरे वो तो कहीं और जा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि गठबंधन नहीं भी होता है और मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र में ये दोनों
मुस्लिम उम्मीदवार को उतारते हैं जो कि प्रभावशाली हैं, ताकतवर हैं, तो क्या इंडिया ब्लॉक को करारी झटका मिलेगा? क्या इंडी अलायंस के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा? क्योंकि अगर हम आंकड़ा देखें तो हम ये पाते हैं कि ओवरऑल ठीक है, उत्तर प्रदेश में 19% आबादी है, लेकिन 22 सीटों पर 30% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की। डॉक्टर रमेश ठाकुर, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये लोग इस तरह की सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार देते हैं, मुस्लिम दलित ओबीसी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इस तरह के उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो मत भूलिए 2014 का परिणाम क्या था। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी बीजेपी की जीत हुई, क्योंकि सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। नहीं पंकज जी, हमें 2014 में नहीं जाना चाहिए, 2022 के चुनाव से ही देख लेना चाहिए। उस समय ओबीसी साहब ने 95 कैंडिडेट उतारे थे पूरे उत्तर प्रदेश में। हुआ क्या, रिजल्ट सामने रहा, अधिकतर जगहों पे उनकी जमानत जब्त हुई। तो वहां से इन्होंने नब्ज पकड़ ली थी कि अब हमारे पास उत्तर प्रदेश में ना जनाधार है, ना संगठन है, हमारे पास इतना कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अभी जिस तरीके से कासिम साहब ने बिल्कुल कहा कि सही कहा कि जैसे बसपा को एक अच्छे कैंडिडेट, जो मुस्लिम कैंडिडेट है, वो मिल चुके हैं। जैसे मेरा जिला पीलीभीत पड़ता है, पीलीभीत से उन्होंने फूल बाबू साहब को उतारा है, उनका एक अपना जनाधार है वहां पे, और बहुत तगड़ी टक्कर, चाहे वरुण गांधी आ जाए, चाहे मेनका गांधी सामने कोई भी हो, वो बहुत अच्छी मजबूत टक्कर इस बार वो देंगे। रही बात, अब उम्मीद मुझे दिखती नहीं है कि कोई भी गठबंधन, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे इंगेज हो चुके हैं। जहां तक देखा जाए तो इनके लिए अब स्पेस बचता नहीं है कि इनसे कोई हाथ मिलाएगा या इनके साथ में कोई जाएगा। और पंकज जी, सबसे बड़ी बात है, देखो, एक उम्मीद थोड़ी सी जत रही थी कि हो सकता है कि मायावती से गठबंधन इनका हो जाए, दूसरी पार्टियां तो इनके पास नहीं जाएंगी। जैसे 2022 में ओपी राजभर उनके पास आते हैं, तो फिर बैठते हैं, 2-3 मीटिंगें होती हैं कि हम छोटे छोटे जितने भी जो संगठन है, हम एक मिलके एक ऐसा संगठन बनाएंगे तो ताकि हम कुछ भी कर पाएंगे। तो उस समय भी ये इतना अमली जामा पहना नहीं पाए थे। अभी चुनाव बड़ा है, इसमें जिस तरीके से ये पुरानी बात है, जो इनको घाव मिले हैं, बहुत तगड़े तगड़े यूपी में घाव मिले हैं। हालांकि ये थोड़ा भूल जाते हैं कि जैसे हमने महाराष्ट्र में दमखम दिखा के वहां सीट हासिल कर ली, बिहार में हासिल कर ली, लेकिन मुझे लग रहा उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है वोटरों का, विशेष तौर पे मुस्लिमों का, उनका मिजाज बिल्कुल अलग है। इस बार उनका मन बन चुका है, जाना है, वो भ्रमित होने वाले हैं नहीं, वो सीधे सीधे एक रास्ते पे चल रहे हैं, उन्होंने तय कर लिया है, इधर उधर भटक की बात करते नहीं है। अब जिस तरीके से अब इनके जो प्रवक्ता है शौकत अली साहब, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो 22 लोगों की लिस्ट भेजी थी हैदराबाद की, उसमें नगीना, मुरादाबाद, इवन पीलीभीत, बरेली, आगरा, ये ऐसी सीटें जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो उनको भी काट पीट के उन्होंने, ओवैसी साहब ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं लड़ाएंगे, हमारा भी संगठन मजबूत नहीं है। और अच्छी बात है, ये किसी भी पार्टी के लिए और उनके बड़े नेता के लिए एक स्ट्रेटेजी अच्छी होती है। जहां आपका जनाधार नहीं है, जुमा 4-10 लोग भी आपके पास नहीं है, पता चला आप जिस दिन अपना नामांकन दर्ज करने जा रहे हो तो पीछे आपके 10 लोग भी नहीं है, तो ऐसे चुनाव लड़ने से क्या फायदा है। तो उन्होंने पूरा एनालिसिस करा, तो 22 सीटों पे तो उन्होंने मना करा कि हाँ, 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां पे हम लोग लड़ सकते हैं, और कम से कम अपनी मौजूदगी हम जता सकते हैं कि हम भी चुनाव में हैं और हम भी नेता हैं, हमारी भी कोई पार्टी है। मुझे पंकज जी लग रहा है सिर्फ यहाँ पर और इतने भर तक की राजनीति ये लोग करना चाह रहे हैं, और ये कहें कि किसी भी सीट पे जाके हम किसी भी कैंडिडेट को जीत हार के मोड़ पे ले आएंगे, या किसी का गणित बिगाड़ देंगे, या किसी का हम खेल बिगाड़ देंगे, तो भी संभावना मुझे इस बार फिलहाल दिखाई देती नहीं है जी। आपको संभावना दिखाई नहीं देती है, लेकिन 2022 का आंकड़ा तो है। 10 विधानसभा सीट ऐसा है जहां पर इन्होंने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। 2020 में आरजेडी की सरकार अगर नहीं बन पाई थी तो उसमें इनकी भी बड़ी भूमिका थी। 5 सीट तो बिहार में ये जीते थे, और भी सीटों पर इन्होंने आरजेडी को करारा नुकसान पहुंचाया था।
और उत्तर प्रदेश में 2022 की बात करूं तो 10 सीटों पर इन्होंने करारी चोट समाजवादी पार्टी को पहुंचाई। समाजवादी पार्टी को 10 विधानसभा सीटों पर तो नुकसान हुआ। अब सवाल उठता है कि हम चलिए मान भी लेते हैं कि ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि मायावती कल कह दी है हम अकेले लड़ेंगे, पर मायावती अपने पत्ते ऐन वक्त पर खोलती हैं, ये सबको पता है। मायावती क्या करेंगी ये अभी भी सस्पेंस है। लेकिन अगर अकेले भी आती हैं और असुद्दीन ओवैसी भी 25 ऐसी सीटें जो इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि या तो हमें 5 सीट दे दो, और 5 सीट नहीं दोगे तो मुस्लिम वोटों के बिखराव के लिए तैयार रहो, क्योंकि इस बार बीएसपी भी तुम्हारे साथ नहीं है। पिछली बार तो बीएसपी थी, इसलिए आपने मुस्लिम डोमिनेटेड जो लोकसभा सीटें हैं उसको आपने जीत ली, लेकिन इस बार तो बीएसपी भी आपके साथ नहीं है। ऐसे में बीएसपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, असुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में अनुपम जी सवाल उठता है कि क्या आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा नुकसान होगा इंडिया ब्लॉक का, या क्या मुस्लिम ने मन बना ही लिया है कि हर हाल में इंडिया अलायंस की तरफ ही जाएंगे? वो असुद्दीन ओवैसी या मायावती की पार्टी द्वारा खड़े किए गए तगड़े, प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से परहेज करेंगे। अनुपम जी, ये सवाल मेरा आपसे। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मेरा अनम्यूट है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत सुंदर आ रही है। अपना सवाल रिपीट कर दें पंकज जी, मैं लॉग आउट कर गया था। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि अगर दोनों अलग भी लड़ते हैं लेकिन अपने प्रभावशाली उम्मीदवार को उतारते हैं जो अपने अपने जगह पे महत्व रखते हैं, जैसे अभी कासिम साहब कह रहे थे इमरान सैफी को उतारते हैं, या ऐसे और भी उम्मीदवार को उतारते हैं जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, तो क्या वो मुस्लिम वोट काट नहीं पाएंगे? क्या असुद्दीन ओवैसी का उम्मीदवार हो या बीएसपी का उम्मीदवार हो, मायावती का उम्मीदवार हो, क्या इंडिया अलायंस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जबकि अभी एक संभावना अभी भी बरकरार है, क्योंकि ओवैसी साहब के तरफ से बार बार यह इंडिकेशन आता है कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं, हम करेंगे गठबंधन, लेकिन गठबंधन होता है तब तो ये अलायंस बहुत मजबूत होगा, और नहीं होता है फिर भी उस स्थिति में भी क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है? तो पंकज भाई, मुझको बात समझ में नहीं आती है कि किस तरह ये मुस्लिम वोटों के बिखराव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तो ऑब्सेस्ड हैं भी, हम लोग भी उसको बहस करते रहते हैं। एक बात बताएं, ये मेरे एक समझ के बाहर है कि जो भी पार्टी होती है वो कहती है अगर हमको मुसलमान वोट देगा तो वो भाजपा के खिलाफ वोट दे रहा है, और किसी और को दे रहा है तो वोट कटवाए। जब ममता बनर्जी 42 सीटों पर अपना उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ खड़ी कर रही तो क्या वो बी टीम है? जब केजरीवाल पंजाब हरियाणा में कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं तो क्या वो बी टीम है? जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश से कांग्रेस का सफाया कर देते हैं तो क्या वो सब भाजपा की बी टीम है? नवीन पटनायक पहले एनडीए में रहे, अब फिर एनडीए से हाथ मिला रहे हैं, उनको कोई बी टीम नहीं कह रहा है। ममता भी एनडीए में रह चुकी हैं। वामपंथी पार्टियां केरल से राहुल गांधी को अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकलने को कह रहे हैं, क्या वो बी टीम है? महबूबा मुफ्ती ने अलायंस छोड़ दिया, क्या वो बी टीम है? समाजवादी पार्टी कहती है कि महागठबंधन में अगर बसपा आएगी तो हम गठबंधन छोड़ देंगे, क्या वो बी टीम है? आप मेरे एकदम समझ के बाहर है कि जब 2019 में महागठबंधन बना, सपा हो गया, बसपा हो गया, छोटी छोटी पार्टीज हो गई, कांग्रेस ने फिर भी ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो क्या समझे कांग्रेस बी टीम में भाजपा को जिताना चाहती है? तो ये जो एक हर आदमी मुस्लिम, अब आज की तारीख में ममता से पूछे वो कांग्रेस को ही बी टीम कह देती है, कहती है कांग्रेस के आने से मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाता है। लालू से कह दिए पूछे तो कहते हैं ये साहब कांग्रेस का वोट बचा नहीं, 2-4 मुस्लिम वोट काट देते हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए तो आजमगढ़ में
गुड्डू जमाली बसपा खड़ा कर देती है तो कहते हैं बसपा ने गुड्डू जमाली को खड़ा करके हमें हरा दिया। रामपुर में कैंडिडेट नहीं खड़ा होता तो कहते हैं रामपुर में खड़े नहीं हुए इसलिए हार गए। यानी कि अगर वो बसपा लड़े तो वो जिम्मेदार, बसपा ना लड़े तो वो जिम्मेदार। तो ये बी टीम वाला फंडा क्या है, मेरी समझ के बाहर है। कौन किसकी बी टीम है? और सब लोग मिलकर एक 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 हिंदुस्तानी मुसलमानों को समझाने में लगे हैं कि भैया वो जो तुम्हारे मजहब में जो 2-3 फर्ज बताए गए हैं कि साहब हज कर लेना, नमाज कर लेना, रोजा कर लेना, उसके बाद एक चौथा फर्ज है तुम्हारा भाजपा को हराना। तो सैयद कासिम साहब हंस रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा एक फर्ज उनके ऊपर एक नाजिल कर दिया गया है कि साहब एक फर्ज तुम्हारा ये भी है कि तुमको भाजपा को हराना है। अब ये अब वो भी बड़े भक्ति भाव से हर सीट पे देखता रहता है कि साहब कौन आदमी जीत रहा है उसी के पीछे लग लो उठा के। तो अगर ऐसे में तो ओवैसी भाई की बात मुसलमानों मुझे के देखिए नए वो मुफ्ती, मुसलमानों के नए मुफ्ती बन गए हैं ये राजनीतिक पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यही 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 कासिम साहब। तो अब ऐसे में मुझको ये जब ओवैसी साहब ये कहते हैं कि साहब 3 सीट पे मैं लड़ा और 300 सीट भाजपा जीती, तो बाकी 303 भाजपा जीती, तो बाकी की 300 सीट का हिसाब कौन देगा? कौन देगा? तो आप मतलब वो आदमी गलत तो नहीं कह रहा है, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है। 5 सीट पे वो लड़ जाते हैं, 75 सीट पे आप और हार जाते हैं, और दोष ओवैसी का। तो मेरा अपना मानना है कि एक मोटी सी बात है, ठीक है आपने बहुत समय तक मुस्लिम समुदाय को इस तरह बरगला के रखा कि यार भाजपा को हराना ही तुम्हारा मजहब है, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा फर्ज है, और ये चलता भी रहता। दिक्कत क्या आई कि मुसलमानों को जब समझ में आया कि साहब हम 90%, 91%, 95% वोट दे देते हैं और उसके बाद भी ये लोग हार जाते हैं,